CAPF AC 2023 के मेंटरशिप प्रोग्राम में आज के वीडियो में इसमें आपको वर्क फॉर वीक 3 जब हम बोलते हैं तो इनका मतलब है इसका मतलब सेशन 3 यानी कि सेशन 3 में आपको जो टास्क कंप्लीट करना है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है कि इस टाइम पे ये आपको काम करता है चलना है। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप आगे मूव करते हो आपके ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ता जाता है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर वर्क करते रहोगे। यस, सो बहुत सारे कैंडिडेट इसमें से वो उसको फॉलो करोगे जो ऑलरेडी आप जानते हो, आपने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, आप ऑलरेडी एपियर हो चुके हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग वर्क करते चलो और इसको फॉलो करना है तो इसको भी फॉलो करो और एक्स्ट्रा में जो आप वर्क कर रहे हो वो करते चलो। ये जिनका फर्स्ट टाइमर है, जो सपोज पेड प्रोग्राम में है, उनको इस अनुसार वर्क करना है, तो ताकि आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एज वेल एज इसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद इसमें हम जैसे पेपर 2 से संबंधित भी कुछ चीजों को देते हैं, तो आपको उसी अनुसार उसी साथ में आपको वर्क करते इस पर चलना है। तो जो पेपर 1 का इसमें वर्क होगा, ये जो दोनों टास्क दिया जाएगा दोनों पेपर में, तो ये आपको कंप्लीट कब तक करना है? 22 सितंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना है, ये आपका लक्ष्य है। वो पेपर 1 का भी टास्क है और पेपर 2 का भी टास्क है, उसको 22 तक करोगे। फिर आपको 23 को आपको फिर होमवर्क जो आपका टेस्ट होगा वो दिया जाएगा, फिर उसको आप कंप्लीट करोगे उस चीज को। तो इसमें जो आपका पेपर 1 है उसमें एंशियंट हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, मेडाइवल हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, अब आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसमें देखो, एंशियंट में आपके 4 चैप्टर थे, मेडाइवल में आपके 5 चैप्टर थे और मॉडर्न में आपके 6 चैप्टर हैं। तो ये आपका बेस है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी जो बुक लिस्ट आपका जो सेशन 1 में दिया था, तो बुक लिस्ट के आधार पे आप एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं भी आप देखो एक्स्ट्रा आप वर्क करो। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यहीं तक आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, लेकिन ये बेस है, इसको आप प्रॉपर तरीका से करो। इसके ऊपर जब आपका बेस तैयार हो जाता है तो उस बेस के आधार पे आप चीजों को सोच सकते हो, चीजों को कर सकते हो। जितना कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहते हो उतना करो, जितना कनेक्शन स्टेब्लिश आपसे हो पाता है उतना अच्छा है। अब ये थीम 10 है। थीम 10 यानी कि इसमें 9 तक हम कर चुके हैं। तो कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव, तो इसमें देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे कि इसमें मिलेंगे ना, कि जो ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स एक तरह से इंडिया में आपके 1608 में फॉर एग्जांपल आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आए और रूल कर लिए। इवन देखोगे कि औरंगजेब अपने टाइम में इंडिया आने के मोर देन 50 ईयर्स बाद भी इतने ये स्ट्रांग नहीं हो गए थे। अंग्रेजों ने कोशिश किया कुछ करने का, औरंगजेब ने उन्हें थॉरोली डिफीट किया और उसके बाद माफ कर दिया एक तरह से। तो वो जब आए तो व्यापार करने के लिए आए और बहुत सारे चीजों को समझते गए और उसको एक्सप्लॉइट इंडिया को करते गए, और 1757 तक आते आते इनकी ये स्थिति हो गई कि इन्होंने एक तरह से फाइट करना शुरू किया और जीतना भी शुरू कर दिया। ओके, तो कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, तो किसी भी चीज को जब हम शुरू में ही बताए थे, तो इतिहास को जानने के जो हैं 3 स्रोत हैं। 3 स्रोत हैं उसमें, एक तरह से फर्स्ट जो है लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में क्या है कि कोई भी चीज लिखा हुआ है, कोई भी चीज डॉक्यूमेंटेड है। दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे है और तीसरा जो आपका है फॉरेन जो अकाउंट है। तो जब मॉडर्न टाइम में जाते हो तो अब आर्कियोलॉजिकल यहाँ एविडेंस बहुत कम मायने रखता है। यहाँ ज्यादा मायने क्या रखता है? यहाँ ज्यादा मायने जो रखता है वो आपका लिखित साक्ष्य। तो लिखित साक्ष्य में जब ब्रिटिश यहाँ आते हैं तो 2 तरह के, जैसे हमने देखा ना, लिखित साक्ष्य और फिर फॉरेन अकाउंट। तो यहाँ जो एक हुआ कि जो नेटिव ऑथर्स हैं, जैसे मान के चलो कि अबुल फजल आईने अकबरी लिखा, या फिर मान के चलो कि जो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, और बाबरनामा तुझके बाबरी बाबर ने लिखा। तो कुछ जो ये है ग्रंथ जो हैं, कुछ बुक्स जो हैं, जो या तो जियाउद्दीन बर्नी है और बहुत सारे ऑथर्स हैं, या फिर मॉडर्न भी ऑथर हैं कुछ, जो सपोज रोमिला थापर को देखो, तो रोमिला थापर मान के चलो कि मौर्यन डायनेस्टी को स्टडी करी, मौर्यन एम्पायर को स्टडी करी। तो उसे ही इंडियन, और जैसे बिपिन चंद्रा वगैरह का देखोगे तो मॉडर्न पे हुआ है। तो जो इंडियन लिख है, इंडियन या तो नेटिव किंग के थे, ये जैसे मैसूर देखोगे, मैसूर राज्य में भी काफी चीजें लिखी गई। तो वो, और फिर जो ये, लेकिन यहाँ मेनली क्या है, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, जो ब्रिटिशर्स ने एक तरह से लिखा।
थीम 11 में रिबेल्स एंड द राज, जो 1857 1857 का जो क्रांति है उसके बारे में। थीम 10 सॉरी थीम 12, ये आपका कॉलोनियल सिटी, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इनफैक्ट देखो, अर्बनाइजेशन हम 3 अर्बनाइजेशन इंडियन हिस्ट्री में मानते हैं, लेकिन ये जो है एक तरह से ये अब एक्स्ट्रा में से आ जाता है, या कह सकते हो कि फिर वही चल रहा है। अदरवाइज जो है थर्ड अर्बनाइजेशन औरंगजेब तक होता है। अब ये मॉडर्न अर्बनाइजेशन इसको कह सकते हो कि ये मॉडर्न अर्बन सिटी जो डेवलप हुए, तो इसको अब इतिहासकारों ने अभी तक फोर्थ अर्बनाइजेशन जैसा टर्म नहीं दिया, हो सकता है कभी दिया जाए। तो इसमें अर्बन सिटी, जैसे आपको शिमला वगैरह का पढ़ने का ये होगा, तो शिमला सो आपका इस्टेब्लिश उन्होंने किया, क्यों किया कि एक तो जैसे गोरखा वगैरह से फाइट, जो नेपाल वगैरह से फाइट करना था, हिली एरिया में फाइट करना था, उसके लिए एक सेंटर बनाया कि वो मिलिट्री बेस्ड रहेगा, तो वहां उसको बनाया। कुछ शहर को जो उन्होंने बनाया, जैसे कोलकाता था, तो कलकत्ता क्या है, 3 गांव को मिलकर के बनाया, गोविंदपुरी, सुतानाती और कालीकाता। तो फिर इसको कलकत्ता हो गया बाद में। फिर आपका देखो आज कोलकाता है। तो मुंबई डिफरेंट पर्पज से ट्रेडिंग पोर्ट था। तो धीरे धीरे कर करके अर्बनाइजेशन होता गया और ग्रेजुअली ये बड़े शहर बनते गए। तो ब्रिटिशर्स ने अर्बनाइजेशन किस ढंग से किया और उसको थोरो, एक हमेशा ध्यान रखो कि जो भी एनसीईआरटी है, मैं इन पर अधिक फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसको नोट्स के टाइप के ही पढ़ो कि लाइन वाइज एक एक शब्द आपको पढ़ना है। तो ये थीम आपका 13 में महात्मा गांधी। अब देखो महात्मा गांधी ये सीन में आते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। अब ये देखो आसान नहीं है ना कि किसी के बीच में ऐसा नहीं है कि आपका 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद डायरेक्ट महात्मा गांधी आए, नहीं, इसके बीच में बहुत कुछ सारी चीजें हुई। लेकिन हर बुक का अपना स्कोप होता है। अब जस्ट सोचो 1857 की क्रांति पर ही कम से कम 100-200 बुक लिखे गए हैं, तो आप सबका डिटेल, अब 100 बुक में सारी चीजें एक ही नहीं है। हर ऑथर ने जो रिसर्च किया, हर रिसर्चर ने जो कुछ फाइंड किया, उसके आधार पे उसने चीजों को बताया। तो आप ये सोचोगे कि एक ही बुक में सारा चीज मिल जाए, कभी नहीं होगा। एन नंबर ऑफ ऑथर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, ये एक ढंग से ओवरव्यू यहाँ दिया जा रहा है, जो क्लास 12th का एक बच्चा समझ सकता है, जो हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री जो पढ़ रहा है, उसको समझ के लिए ये चीजें हैं। तो ये महात्मा गांधी सीन में आते हैं, नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब महात्मा गांधी पर ही देखोगे कि रिसर्च संस्थान है, बहुत सारे रिसर्चर अपनी थीसिस जो है इन्हीं पर करते हैं, तो आप उस डिटेल में नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ से देखो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। पार्टीशन ये हो जाता है पॉलिटिक्स, मेमोआ, एक्सपीरियंसेस। अब फिर ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखा जाए तो ये पॉलिटी का पार्ट हो जाता है। इसी वजह से बहुत सारी चीजों को जब हम देखते हैं, तो आपका पॉलिटी और हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें मिक्स रहती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में ऐसा नहीं ना बोलेगा कि पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को सोल्व करो, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, हमें आंसर प्राप्त करना है। हमारा आंसर सही है, दैट्स फाइन। किस ढंग से हमने सोचा, पॉलिटी के एंगल से हमने सोचा, हिस्ट्री के एंगल से हमने सोचा, इकोनॉमी के एंगल से हमने सोचा, या फिर ज्योग्राफी के एंगल से हमने सोचा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्वेश्चन आना चाहिए, आपका समझ डेवलप होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीका से डेवलप होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। ओके, तो इसमें से आपका ये थीम आपका ये 15 तक हो जाएगा। अब जब इसको ये कर लोगे, उसके बाद फिर आपको टेस्ट मिलेगा। फिर जब ये मॉडर्न का टेस्ट मिलेगा, फिर जो एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट क्या आपका होगा, वो तीनों का, जो एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, फिर उनका तीनों का एक साथ। अब इसी को हिंदी में है थीम 10 जो आपका है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। फिर थीम 11, विषय 11 जो है विद्रोही और राज, यानी 1857 का आंदोलन और उसका व्याख्यान। विषय 12 जो है औपनिवेशिक शहर, नगर योजना, स्थापत्य कला। विषय 13 जो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे अधिक। देखो महात्मा गांधी का यदि हम फेज देखते हैं, तो शुरू का जो फेज होता है, तो पहले गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल मेंटोर रहते हैं, राजनीतिक गुरु रहते हैं, बोलते जाओ इंडिया को पूरा घूमो और उसमें क्या करो, आंख और कान को खुला रखो और मुंह को बंद रखो, कि बोलना कम है, सुनना और देखना ज्यादा है। जिस कंट्री को तुम सर्व कर रहे हो, वो जहां तुमको सर्व करना है, जिसके लिए आजादी की लड़ाई लड़ना है, पहले उसको देखो, समझो वहां की समस्याएं क्या है, वहां के लोगों का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तभी उसका उपयोग कर पाओगे। तो फिर महात्मा गांधी देखते हैं। उसके बाद देखोगे बीएचयू जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है,
उसमें पहली बार एक तरह से वो आते हैं और वहाँ जो स्पीच देते हैं तो बहुत लोग हंसते हैं कि ये इनको इंडिया का कुछ पता नहीं है और ये ऐसा बोल रहे हैं असंभव सारी चीज, लेकिन फिर वही सारी चीजें उसमें काम आती। फिर देखोगे कि 1917 में राजकुमार शुक्ल जो हैं उन्हें बुलाते हैं, चंपारण चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो ये तीन इनके लोकल लेवल पे होते हैं। फिर देखो रॉलेट सत्याग्रह से इनको नेशनल लेवल लेवल पे रिकॉग्निशन मिलता है। उसके बाद देखोगे असहयोग आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो जो असहयोग आंदोलन है, उसके बाद उसी असहयोग आंदोलन के ड्यूरेशन में जो है खिलाफत मूवमेंट होता है, जो खलीफा का पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसको करते हैं। तो जो असहयोग आंदोलन और जो खिलाफत आंदोलन है, ये दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, इसमें से गांधी जी एक तरह से पूरे भारत में प्रॉपर तरीका से लोकप्रिय हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखोगे कि बेलगांव सेशन जो 1924 जो 24 होता है, उसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसी ईयर में 1924 में ही मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर देखोगे कि धीरे धीरे करके चीजें होता जाता। फिर गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और उसी ड्यूरेशन में गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम को छोड़ देते हैं, जब नमक सत्याग्रह जो है दांडी मार्च शुरू करते हैं, और बोलते हैं कि जब तक मैं भारत को आजाद नहीं करा लूंगा तब तक जो है वो साबरमती आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। गांधी जी भारत को आजाद कराने में तो सफल हो गए, लेकिन कभी भी साबरमती आश्रम फिर नहीं लौट पाए, क्योंकि उस समय देश के आजादी पार्टीशन जो हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारे लोग लाखों लोग को अपना प्राण त्याग जान गंवाना पड़ा। बहुत सारे लोग बेघर हुए, यहाँ से वहां आए, बहुत सारे लोग के साथ बहुत सारी समस्याएं आई, तो उसको समझाने सुलझाने में गांधी जी लगे रहे। और शायद जब तक स्थिर हो पाता देश, तब तक उनको नाथूराम गोडसे ने उन्हें उनकी हत्या कर दी। तो गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजों को अब ये देखो, जैसे जैसे आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करते चलोगे ना, जैसे जैसे पढ़ते चलोगे, इंटरेस्ट आप डेवलप करोगे, रीड बिटवीन द लाइन करोगे, जो चीज आपने भी पढ़ा उसके बाद उसमें थॉट दोगे, उसको सोचोगे, क्वेश्चन करोगे, तब आपका चीजें ये क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। फिर आपका है विभाजन, विभाजन को जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपका थीम 15 जो है वो संविधान का निर्माण, तो एक नए युग की शुरुआत। अब ये भाग 3 यानी कि ये पेपर 1। अब पेपर 2 इसके बाद आप देखोगे तो जब हमेशा देखो ये यहाँ तक, अब यदि आप देखोगे तो हिस्ट्री वाला आपका थीम 1, थीम 2 और ये आपका फिनिश ये हो रहा। अब इसके बाद देखो एक, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर उसके बाद देखोगे। तो जैसे जैसे आप जितना लिंक स्टेब्लिश करते चलोगे, जितना आप इसको अच्छा से लिंक स्टेब्लिश करोगे, उतना आपके लिए फायदा होगा, उतनी आपके लिए ये चीजें बेहतर होगी, उतनी आपके लिए सही रहेगा। तो उसको फिर आप ये भी देखोगे आर्ट एंड कल्चर वाला भी, क्योंकि वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। उसमें भी आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में ये कर रहा हूँ पिलर इस वजह से कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ा करके आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, नहीं। आप एग्जाम तक इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे कि एटलीस्ट क्वेश्चन के थ्रू भी, और एक्स्ट्रा चीजें भी मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन बेस बेस को मैं हमेशा, एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर ना करो। और ऐसा नहीं है ना कि एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ के उसको समझ डेवलप करना है, उसके ऊपर पॉन्डर करना है, उसको सोचना है, ये सारी चीजों को करना है। अब पेपर 2 में है, तो पेपर 2 में देखो जो इसके पहले वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको ग्रामर का पार्ट दिया में से टेंस दिया था। अभी आपको मैं मेनली ग्रामर का चीजों को दे रहा हूँ। उसके बाद और चीजें जब ग्रामर वाले में ये एक तरह से जब ये वाला कंपोनेंट कर लोगे, तो बहुत हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग, बहुत हद तक आपकी जो है चीजें समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। तो जो पेपर 2 में आप करोगे, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन करोगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 हैं। डिफरेंट जो ग्रामेरियन हैं वो डिफरेंट चीज़ों को रिलेट करते हैं, लेकिन अदरवाइज हम ट्रेडिशनल देखें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो उसमें सबसे पहले आप नाउन पढ़ते हो, तो सब चीज़ का बेसिक जितना जरूरत है उतना हम उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें से आपको जो भी पेड वाले हैं उनको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है, फिर एडजेक्टिव आपका है, वर्ब आपका है, एडवर्ब आपका है, ठीक है, प्रीपोजिशन आपका है, कंजंक्शन आपका है, और इंटरजेक्शन है। अब
उसमें से ही देखो कि कुछ जो ग्रामर वाले हैं उसको कुछ और चीजों को, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उसको डिटर्मिनांट को भी ये यूज करते हैं, कुछ लोग हैं आर्टिकल को यूज करते हैं। तो ये चीज है जो हमारा एग्रीगेट। नाउन, किसी भी चीज को आप देखते हो कि नाउन क्या है, कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स, आइडिया। तो एक अनुसार देखा जाए तो नाउन में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन प्रोनाउन, अब नाउन को एक हमेशा राम 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 हर जगह नहीं लिखोगे तो ही लिखोगे, सीता गीता नहीं हर जगह तो सी लिख रहे हो, ठीक है। अब 50 लोग हैं तो 50 लोग का सबका नाम नहीं लिखोगे तो वी लिखते हैं, दे लिखते हैं, अस लिखते हैं। तो उस ढंग से आप प्रोनाउन को पढ़ते हो। फिर आप एडजेक्टिव देखते हो, किसी की विशेषता, कि कोई भी है, श्याम है, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो इंटेलिजेंट क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। फिर आप देखोगे कि वर्ब, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इसी वजह से हमने वर्ब को इंपॉर्टेंट करके लिखा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक इसमें से जो नाउन प्रोनाउन आपको मिलेगा, जो वर्ब को हम प्रॉपर तरीका से करेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ब में भी खास करके जो आपका 5 वर्ब का फॉर्म है, इसको प्रॉपर समझोगे, V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये सारे के सारे चीजें को आप प्रॉपर तरीका से समझोगे। फिर जब वर्ब समझ जाते हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक चीज जो है कि सिंगुलर सब्जेक्ट SSPP एक होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो टेंस जो हमने दिया था, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एटलीस्ट आप इतना समझ जाओगे तो बेसिक आपको इंग्लिश लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। हाँ, फिर उसके बाद हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो वैसे वैसे हम देखते चलेंगे कि जो सारा कंपोनेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो हम इधर जो इस सेशन में आपको इतना तक कंप्लीट आपको करना है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो धीरे धीरे करके मूव करते चलो। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि धीरे धीरे आपको जैसा भी एक बार आप सोचोगे कि एक दिन में सब कुछ कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी चीज को देखो, जो वन नाइट वन फाइट जो कंसेप्ट होता है वो आपका एकेडमिक एग्जाम में होता है, ग्रेजुएशन का एग्जाम देना है। आज हिस्ट्री का है तो पूरा हिस्ट्री का जो कुछ एक आध बेसिक्स है, नोट्स है, गेस्ट पेपर है, व्हाट्सएवर है, उसको हमने रट लिया। 10 क्वेश्चन आ रहा, 10 में से 5 हमको अटेम्प्ट करना है। उस 5 में से कहानी भी लिख दिए, कहानी का मतलब है कुछ भी रिलेटेड फैक्ट लिखे तो आपको 60%, 65%, 50%, 45% जो भी नंबर दे देता है। लेकिन इसमें एक्सेलेंट लिखते हो तब भी 60 नहीं आता है। आप देखोगे कि एक्सेप्शनल फ्यू हैं जिनके ही 60% मार्क्स आ पाते हैं। अदरवाइज आपका क्या है सिलेक्शन, अभी इधर के टाइम में देखोगे कि 53, 54 ये आपके सिलेक्शन जा रहे हैं। अब 2018 का देखो, 2018 में क्या है, 2018 में 280, यानी कि आपका क्या है कि 46 पॉइंट समथिंग। तो ठीक है, 46 पॉइंट एक तरह से 7 आपका कट ऑफ है। तो ये आपका 50 से भी कम कट ऑफ जा रहा था। अब इधर के टाइम में चूंकि 2018 में देखो सीट्स बहुत ज्यादा थे, 466 थे, 466 सीट थे, तो इस वजह से कम। और कुछ और ये भी हुए थे कि पेपर वन के 4 क्वेश्चन हटा दिए गए थे, तो एग्रीगेट उसमें 250 के जगह 242 ही। तो अभी देखो कि 54, 53 यही आपका कट ऑफ रह रहा है। 2021 का है, मोर और लेस ही रहेगा। 22 है, मोर और लेस वही रहेगा। तो इसी के आसपास में आपका रहना है। तो आपका टारगेट है 55, 60 के आसपास करना है चीजों को। लेकिन 55 ही इतनी आसान तो है नहीं। इसको प्रॉपर तरीका से वर्क करोगे, इस पर आप हर चीज को करोगे, दोनों पेपर को बैलेंस रखोगे, और जहां लिंक स्टेब्लिश हो सकता है उसको लिंक स्टेब्लिश करोगे। बेसिक पे अभी ध्यान रखो। अभी आपके पास टाइम है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लगेगा कि अब हमारे पास 1 महीना बचा हुआ है, हम 1 महीना में क्या, फिर भागोगे नोट्स दे दो, कोई ये दे दो। ये सारी चीजें ऐसे नहीं चलती है, ठीक है। तो इसको आपको वर्क करना है इस पर। जिनको भी लगता है कि यस हमें ज्वाइन, ऑब्वियसली है ये पेड प्रोग्राम है। ये आपको जैसे ये वीडियो में दे रहा हूँ तो ये तो आपको ओपन में है, इसके अनुसार जिनको फॉलो करना, मैं सबको कैटर नहीं कर सकता हूँ, सबको नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन कुछ लिमिटेड फ्यू जो इंटरेस्टेड हैं, कि जिनको लगता है कि हम ज्वाइन करने से हमको फायदा होता है, तो आप मोस्ट वेलकम, आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। कंटिन्यू आप वर्क करते रहो, पॉजिटिव जरूर रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।